बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के 7वें चैप्टर का 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने ली शैटलर प्रिंसिपल पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ली शैटलर प्रिंसिपल से जो हम नॉलेज हासिल करते हैं इसकी एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करनी होती है और हमने वो तमाम तरीके पढ़ लिए थे जिससे हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं। अब हम इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करेंगे। मैं आपके सामने एक रिएक्शन रख रहा हूँ, तो उस पर हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे जो आप या मुख्तलिफ पैरामीटर्स को अप्लाई करेंगे जो आपने ली शैटलर प्रिंसिपल्स में पढ़े थे और हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलेंगे। आपकी किताब में जो रिएक्शन दिया हुआ है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिहाज से वो है हैपर प्रोसेस N2 + 3H2 × 2NH3 और इसका डेल्टा एच जो दिया हुआ है वह है -92 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, अब आपने इंडस्ट्रीज में देखें ली शैटलर प्रिंसिपल में हमने दो तरीके पढ़े थे, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी धकेलना और रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी धकेलना। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में ये नॉलेज अप्लाई करते हैं तो हमने सिर्फ यही देखना है कि हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे धकेलना है, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार करके हमने रिएक्टेंट तैयार करके हमने क्या लेना है, क्योंकि इनको तो हमने खुद डाला है वेसल के अंदर। तो इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करें। तो अब आपने वो सारे फैक्टर जो आपने पहले पढ़े थे उनको हमने अप्लाई करना है, रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ धकेलना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के लिहाज से हम रिएक्शन को कैसे धकेल सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके 4 तरीके आपने पहले पढ़े थे, उनमें से 2 तरीके यहाँ पर अप्लाई होंगे। अगर आपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलना तो इसका एक तरीका ये है कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इससे भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लें, इससे भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, या आप कह लें कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया तैयार होती है। पहला तरीका है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा तरीका है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप निकालते जाएं तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब दूसरा तरीका देखें जी, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपने ये देख लेना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और ये रिएक्शन आप देख लें -92 लिखा हुआ है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर हम लो करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और इस रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर देना जाता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड कोई लो टेम्परेचर तो नहीं है, ये तो अच्छा खासा हाई टेम्परेचर है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उसको लो करके आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं तो बेसिकली आप टेम्परेचर को लो ही कर रहे हैं। अगरचे कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड काफी हाई टेम्परेचर है, लेकिन इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम लो करके 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। तो इससे भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, यानी इससे अमोनिया में ज्यादा से ज्यादा तैयार होती है। अब तीसरा फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, या प्रेशर कह लें आप अकेला। और प्रेशर के लिहाज से मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर वॉल्यूम कम होता है या जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। आप देख रहे हैं इधर प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, इसका मतलब है वॉल्यूम इस साइड पे कम हो रहा है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा अमोनिया तैयार होगी। तो इसका जो ऑप्टिमम प्रेशर गिना जाता है वो 200 to 300 atm गिना जाता है इसका। और लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैटलिस्ट का केसी की या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं होता, बस हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी अचीव हो जाता है। तो इस एग्जांपल में भी हम कैटलिस्ट लेते हैं, लेकिन उससे हमें सिर्फ रिएक्शन हमें या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें जल्दी मिल जाता है। केसी की वैल्यू वही रहती है जो आम हालात में होती है। तो इसमें आमतौर पर जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो Fe2O3 है और MnO2 है, ये आमतौर पर कैटलिस्ट हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी है ली शैटलर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
यानी इंडस्ट्रीज में हमने मुख्तलिफ तरीकों से, ये 4 तरीकों से हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार किए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। मैं उधर जा रहा हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। फर्ज करें आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। जब आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इससे ये आयनिक फॉर्म में चला जाता है सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl नेगेटिव आप बना देते हैं। ये आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है टेबल सॉल्ट का या सोडियम क्लोराइड का। अगर आप इसके अंदर डालते हैं HCl, तो HCl भी आपको पता है कि आयनाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और Cl नेगेटिव में। आप देखें एक ही सॉल्यूशन के अंदर 2 डिफरेंट कंपाउंड आपने डाले हैं और उन्होंने एक जैसा आयन दिया है। ये जो एक जैसा आयन होता है इसे हम कहते हैं कॉमन आयन, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अगर 2 मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही सॉल्यूशन में एक जैसा आयन दें तो इसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट से होता क्या है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। इसी में आप इसकी पहली एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे। इसकी पहली एप्लीकेशन कॉमन आयन इफेक्ट की जो आपकी किताब में दी हुई है वो ये है कि इससे हम सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन करते हैं। आपने सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ क्रूड सोडियम क्लोराइड लिया है, यानी जो खालिस हालत में नहीं है, उसमें रेत भी है, मट्टी भी है, सब कुछ मौजूद है। उसका आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको आप फिल्टर करेंगे तो ये रेत, मट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। अब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया सोडियम क्लोराइड का। उसमें अगर आप HCl गैस डालते हैं तो HCl गैस की मदद से एक कॉमन आयन बनता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप जानते हैं कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा रिएक्शन चलेगा? इन दोनों में से जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी HCl से कम है, तो ये वाला रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा और सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और इस तरह सोडियम क्लोराइड प्योरीफाई हो जाता है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन है। एक और इसकी एप्लीकेशन है, अगर आप किसी कंपाउंड को सॉल्यूशन फॉर्म में तो रखते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहे, जिसे हम कहते हैं सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड, तो इसके लिए भी हम कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो यूज करते हैं। मसलन फर्ज करें आपने सोडियम क्लोराइड डाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है पानी के अंदर। जब आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ आयन में, यानी अमोनियम आयन में, और OH नेगेटिव आयन में। अब आप चाहते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में भी रहे लेकिन जो वो आयनाइज ना हो, तो इसको आयनाइजेशन से रोकने का तरीका ये होता है कि आप इसमें डाल देते हैं अमोनियम क्लोराइड। जब आप इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो ये एक अमोनियम आयन देगा और साथ Cl नेगेटिव आयन देगा। अब ये देखें, ये कॉमन आयन पैदा हो गया, अमोनियम। दोनों कंपाउंड्स ने अमोनियम आयन पैदा किया। अब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि एक आयन की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जब ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो NH4OH बहुत लेस सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NH4OH में। अब ये सॉल्यूशन के अंदर भी मौजूद है लेकिन ये आयोनाइज भी नहीं है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की, इन ऑर्डर टू सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये 2 एप्लीकेशन थी आपकी किताब में। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में से इसका पहले आप MCQs निकाल लें इस चैप्टर के, पहले हम उनको देखते हैं। पहले जी इसके MCQs देखें। पहला क्वेश्चन है जी, Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ। आप जानते हैं कि Kc टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, तो प्रेशर का ये इंडिपेंडेंट होता है, तो आपने टिक करना है प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kc हैज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी Kc का यूनिट वो होना चाहिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब,
और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होती हैं, अगर प्रोडक्ट का 1 मोल ज़्यादा हो रिएक्टेंट से तो हमने वो वाला रिएक्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप गौर करें ऑप्शन सी में प्रोडक्ट का 1 मोल ज़्यादा रिएक्टेंट से, मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, ए गैस इंटू 2B। अब जब आप इसका यूनिट निकालेंगे तो देखें जरा, Kc इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और ए। अब आप इनके यूनिट लिखें, कंसंट्रेशन यूनिट है इसका स्क्वायर आएगा और नीचे एक कंसंट्रेशन आएगी। ये ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, 1 से 1 कट जाएगा और ऊपर कंसंट्रेशन बचेगी सिर्फ। तो ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट चलें जी, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A प्लस B इंटू 3C वी कैन राइट। अब आप देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है, रिएक्टेंट के भी 3 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 3 मोल हैं। और आपने पढ़ा हुआ है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो Kp, Kc, Kx, Kn चारों बराबर होते हैं। तो इस एग्जांपल में Kp माइनस Kc इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आएगा। Kp माइनस Kc इज इक्वल टू 0, क्योंकि Kc को उधर लेके जाएंगे आप तो Kp इज इक्वल टू Kc, आप जो देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट इज द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। डी ऑप्शन है, इट हैज नो इफेक्ट। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि Kc का कोई इफेक्ट नहीं होता, सॉरी कैटालिस्ट का कोई भी Kc के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को कैटालाइज करता है, उन दोनों को तेज कर देता है। तो आपका ऑप्शन है इट हैज नो इफेक्ट, ऑप्शन डी। आगे चलें जी, अगर इफ KsP इज इक्वल टू M प्लस 2, ये मैं लिख देता हूं, KsP is equal to M plus 2 3 और X माइनस 3 2। अब वो पूछ रहा है जी ये जो कंपाउंड है इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। आप देख लें M के आपने 3 पावर दी हुई है, यानी इसकी 3 एटम या 3 मोल होंगे, तो आपका आंसर आएगा M3X2। X के आपने 2 मोल दिए, तो ये आपका ऑप्शन जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन M3X2, सी ऑप्शन आपका M3X2। नेक्स्ट देखें जी, NaCl कैन बी प्योरिफाइड बाय पासिंग HCl गैस थ्रू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कंसंट्रेटेड, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट का जो टॉपिक पढ़ाया उसमें भी ये बात थी, तो कंसंट्रेटेड है इसका आंसर। आगे जी, Kc इज इक्वल टू Kp व्हेन डेल्टा N इज इक्वल टू 0, ये भी अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन गुजरा है, तो डेल्टा N इज इक्वल टू 0 आपका ऑप्शन है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये मैं रिएक्शन लिख देता हूं, 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 198 किलो जूल। अब वो पूछ रहा है किस तरीके से आप प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा तैयार करेंगे। पहला है जी इंक्रीजिंग प्रेशर, ये तो ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के 3 मोल हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा। ये ए ऑप्शन भी आपका ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग है। कैटालिस्ट है तीसरा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, और आपको पता है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। तो इसमें से 2 ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इसके लिए ऑप्शन 4 आपके नीचे दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ऑप्शन 4 ए और डी, ये दोनों ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। एक्सरसाइज भी मैंने एमसीक्यूज वगैरह करवा दी हैं। इसके एक्सरसाइज में आप देखें जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं सॉल्व करने वाले, वो सारे आप सॉल्व करें, उनकी पिक्चर खींचें कॉपी के ऊपर, उनकी पिक्चर खींचें और मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। थैंक यू।